इसे देखो, लास्ट क्लास एमालगमेशन ऑफ कंपनी स्टार्ट किया था, ठीक है, जहां पे आपने क्या देखा था, एमालगमेशन दो तरीके हो सकता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज। एमालगमेशन क्यों करता है, लॉजिक क्लियर है, ताकि हम लोग को सिनर्जीज ऑफ मार्केट कैप्चर कर सके, किसी का टेक्नोलॉजी शेयर कर सके, या फिर मार्केट में कंपटीशन को थोड़ा सा एलिमिनेट कर सके, या फिर हम लोग फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ा सके, एम्प्लॉयज का स्ट्रेंथ बढ़ा सके। इसलिए कंपनीज क्या करती है आजकल, एमालगमेशन करती है। एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज में बेसिक डिफरेंस क्या है, मर्जर में सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज मर्ज होगा एट बुक वैल्यू, ठीक है, एक्सेप्ट अकाउंटिंग पॉलिसीज की वजह से कोई चेंजेस करना है तो वो करेंगे। इक्विटी वालों को इक्विटी ही मिलेगा, ठीक है, फ्रैक्शन हुआ तो कैश दे देंगे। इफ एग्जिस्टिंग इक्विटी से ज्यादा नया वाला कंपनी इक्विटी इश्यू कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू उसको एडजस्ट करेंगे। एंड एमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट कहां एडजस्ट होगा, जनरल रिजर्व से डिडक्ट हो जाएगा, यानी रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस हो जाएगा। वेयर इन केस ऑफ परचेज क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी एट अग्रीड वैल्यू, ठीक है, उसमें उसको फायदा भी हो सकता है या फिर हाई वैल्यू भी पे कर सकता है। इफ प्रॉफिट हो रहा है देन इट इज कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व में जाएगा, एंड एक्स्ट्रा पे कर रहा है इट इज फॉर द गुडविल, ठीक है, वहां पे बार्गेनिंग वगैरह चलता है, तो वी हैव टू कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करने के लिए एक तो तरीका क्या है, क्वेश्चन ने बता दिया कि इक्विटी को क्या दे रहा है और प्रेफरेंस को क्या दे रहा है। जब भी हम परचेज कंसिडरेशन की बात करते हैं, see the payment made to the shareholders of the company, we do not see any payment made to the debenture holder or creditors, right? सिर्फ शेयर होल्डर को जो पेमेंट मिला है वो चेक करना है। अब डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ इक्विटी को कितना दे रहा है, प्रेफरेंस को कितना दे रहा है, नो प्रॉब्लम। नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, नेट एसेट्स के अकॉर्डिंग परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करते हैं, या फिर समटाइम इंट्रिंसिक वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने परचेज कंसिडरेशन वगैरह कैलकुलेट करना सीखा था। वहां तक कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई डाउट है तो पूछ लो पहले। स्टैट्यूटरी रिजर्व्स का क्या करना है, ट्रांसफरी कंपनी उसको लेके ही जाएगा इन केस ऑफ परचेज। मर्जर में तो टेंशन ही नहीं है, ऐड हो जाएगा, लेकिन इन केस ऑफ परचेज भी उसको लेके जाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। नॉर्मली इन केस ऑफ परचेज शेयर होल्डर फंड ट्रांसफर नहीं होता है, वो अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज लेके जाते हैं। लेकिन इफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है इन द रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो ट्रांसफरी कंपनी उसको लेके जाएगा, ठीक है। जब लेके जाएगा तो क्या अकाउंटिंग होगा, यस, एमालगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व बोल के एक नया आ जाएगा, वो तुम्हारा जनरल रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब देखो क्या होता है, दो लोग है, एक है ट्रांसफरर और एक है ट्रांसफरी। ट्रांसफरर कौन होता है, जो कंपनी बिक रहा है उसको हम ट्रांसफरर बोलते हैं, और ट्रांसफरी कौन है, जो खरीद रहा है, राइट। अब जो कंपनी बिक रहा है उसको तो हमें बंद करना पड़ेगा, और जो कंपनी खरीद रहा है वो अपने बुक्स में अकाउंटिंग करेगा। इज इट क्लियर। अब जो कंपनी बिक रहा है यानी उसे हमें क्लोज करना है, तो पार्टनरशिप वाले चैप्टर में फाउंडेशन में आपने देखा होगा कि हम लोग पार्टनरशिप को डिसॉल्व कैसे करते हैं, बाय ट्रांसफरिंग ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है, तो यहाँ पे भी हम सेम कंडीशन सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। जो कंपनी बिक रहा है उसको हमें क्लोज करना है, कैसे क्लोज करेंगे, सबसे पहले वो सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो ट्रांसफरी कंपनी लेके जाने वाला है, ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो ट्रांसफरी कंपनी लेके जा रहा है वो एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू हम लोग क्या करेगा, क्लोज कर देगा बाय ट्रांसफरिंग टू द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं लेके जा रहा उसको ट्रांसफरर कंपनी नॉर्मली रियलाइज करेगा। सपोज क्रेडिटर है, ट्रांसफरी कंपनी बोलता है हम नहीं लेके जाएंगे, तो ट्रांसफरर कंपनी को तो पे करना पड़ेगा ना, जो सेलर कंपनी है उसको तो पे करना पड़ेगा, तो वो अपने बुक्स में नॉर्मल पेमेंट का एंट्री दिखाएगा। लेकिन इफ बायर कंपनी उसको लेके जा रहा है तो हम लोग सारा का सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू क्या करेंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे। यहां तक क्लियर है। सेकेंडली, अब हमने वो तो ट्रांसफर कर दिया, क्या क्या लेके जा रहा है वो ठीक है, अब बदले में हम उससे पैसा लेंगे, तो सेलर कंपनी अपने बुक्स में बायर कंपनी को डेटर बनाएगा, बायर कंपनी अकाउंट डेबिट, उनसे पैसा लेना है, राइट। अब ये जो पैसा लेना है किसके अगेंस्ट में लेना है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो हमने उसको दिया है, लेकिन वो हमने किस अकाउंट में डाल दिया, रियलाइजेशन में, तो परचेज कंसिडरेशन में मेरा कहां चला जाएगा, रियलाइजेशन। वंस द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन,
नाउ ऑल द एक्सपेंसेस एंड ऑल एवरीथिंग रियलाइजेशन के थ्रू ट्रीट होगा, जैसे आप पार्टनरशिप में कर देते, क्योंकि आपने सारे अकाउंट्स तो क्लोज कर दिए। आई बात समझ में? ऑल द शेयर होल्डर फंड, इक्विटी एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस किसका हक है? ऑनर दो है, इक्विटी या प्रेफरेंस? इक्विटी होल्डर्स का। तो जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? इक्विटी शेयर होल्डर के पास चले जाएंगे। इज इट क्लियर? और लास्ट में जब ट्रांसफरी कंपनी यानी बायर कंपनी से जो पैसा मिलेगा उसमें से कुछ तो इक्विटी को भी जाएगा ना, तो आप देखोगे लास्ट में इक्विटी का अकाउंट सेटल्ड हो चुका है। तो हम लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो ट्रांसफरी कंपनी लेके जा रहा है एट बुक वैल्यू, वो किस वैल्यू में लेके जा रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, राइट? क्योंकि अग्रीड वैल्यू में जो अकाउंटिंग होता है वो बायर कंपनी करता है, सेलर कंपनी नहीं करता। सेलर कंपनी को तो अपनी बुक्स को क्लोज करना है, तो सेलर कंपनी अपने बुक्स को कैसे क्लोज करेगा? एट बुक वैल्यू, जो बैलेंस शीट में वैल्यूज आ रहा है उसको क्लोज करेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में ट्रांसफर में चला जाएगा। यहां तक क्लियर है? किस वैल्यू पे? बुक वैल्यू पे। फिर हम लोग क्या करेंगे? परचेज कंसिडरेशन ड्यू करेंगे, उससे पैसा लेना है, तो उससे लेना है तो उसको डेटर बनाया, राइट? अब बदले में हम उसको क्या दे रहे हैं? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ही तो दे रहे हैं, बट हमने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कहां ट्रांसफर कर दिया? रियलाइजेशन। इसलिए कौन सा अकाउंट आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ड्यू एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम लोग क्या करेंगे? ड्यू कर दिया। पहले ड्यू एंट्री, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोल के आ रहा होगा ना, राइट? अब क्वेश्चन कभी कभी बोलेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 10% प्रीमियम या 20% प्रीमियम पे करना है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो तो कंपनी के लिए नुकसान ही है, तो वो अब जितने भी प्रॉफिट लॉस है वो किसके थ्रू रूट होगा? रियलाइजेशन अकाउंट, राइट? तो हमारे बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लाइबिलिटी था फेस वैल्यू, उसको क्लोज कर देंगे। जो भी आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो रियलाइजेशन अकाउंट में चला जाएगा एंड ड्यू एंट्री हो गया। इज इट क्लियर? फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? जो हमें ट्रांसफरी कंपनी से मिल रहा है प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, वो हम उनको दे देंगे। हमने देखा था ना परचेज कंसिडरेशन में कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहे हैं, तो जो चीज मिल रहा होगा वो हम उन्हें दे देंगे, राइट? फिर कोई भी लाइबिलिटीज जो ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेके जा रहा उसको आप नॉर्मल पे कर दोगे। जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो तो इक्विटी वाले के होते हैं, तो वो उनकी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई भी प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन है, किसका हक है? ये इक्विटी वालों का, प्रेफरेंस का हक नहीं होता है। तो प्रॉफिट है वो भी किसको जाएगा? इक्विटी वालों को। लॉस है वो भी कौन बियर करेगा? इक्विटी वाले बियर करेंगे। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो हम लोग क्या करेंगे? इक्विटी होल्डर को ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? अब इक्विटी शेयर होल्डर का जो नेट वैल्यू है जो हमें ट्रांसफरी कंपनी से मिल रहा है, तो आप उसका जब एंट्री करोगे तो आपका अकाउंट सेटल्ड हो जाएगा, तो आपका अकाउंट सेटल्ड हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ड्यू किया, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिलता है? या तो प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी एंड अलग से कुछ कैश भी मिल सकता है, तो कैश भी दे दिया हमने उनको। और इक्विटी शेयर होल्डर को भी सेम कहानी रहता है। तो इस तरीके से आप लोग क्या करते हो? ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स को क्लोज करते हो, लास्ट में सारा का सारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। आना तो चाहिए उधर में रेज हैंड में। भैया आवाज आ रहा है? बोलो। ये जो अभी हम लोग एंट्री कर रहे हैं आपका क्लोजिंग द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी, ये हम लोग परचेज के टाइम पे कर रहे हैं ना? हाँ, जब वो अपने बेच रहा है, अपनी कंपनी को बेच रहा है उस टाइम कर रहे हैं। मर्जर के टाइम पे तो ये सब नहीं होता है ना भैया? क्या चीज? मर्जर के केस में तो इंडिविजुअल दोनों कंपनी को मर्ज बंद करना पड़ेगा हमें। हाँ, मतलब जैसे एक कंपनी दो कंपनी दोनों बन करके एक अलग ही कंपनी फॉर्म हो जाएगा क्या उसमें? हाँ, तो वो जो दोनों कंपनी का एग्जिस्टेंस था वो मतलब दोनों क्लोज हो जाएगा क्या? दोनों क्लोज करना है, दोनों का बुक्स। तो अभी जो ये कर रहे हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ये अभी हम लोग परचेज के केस में कर रहे हैं। हाँ, परचेज के केस में। मर्जर के केस में तो इजी है, सारा का सारा बुक वैल्यू पे ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएगा। वहां हाँ पे तो कुछ लोड ही नहीं लेना है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देना होता है। ठीक है। जैसे नॉर्मल परचेज के केस में क्लोज होगा वैसे ही मर्जर के केस में क्लोज होगा, बस वैल्यूज का ध्यान में रखना है। ठीक है?
कल को लिक्विडेशन एक्सपेंस ट्रांसफरी कंपनी नहीं पे करेगा हमें, तब फिर क्या एंट्री होगा? क्योंकि अब कोई नया अकाउंट ओपन नहीं होगा तो हम क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन टू कैश बैक। इफ हमें ट्रांसफरी कंपनी रिम्बर्स करेगा तो ट्रांसफरी कंपनी टू कैश बैंक। गुडविल वुडविल नहीं, गुडविल कैपिटल रिजर्व तो ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में आएगा ना। इफ हमारा खर्चा कोई रिटर्न नहीं करने वाला, रिफंड नहीं करने वाला, या हमारे बिहाफ में हमें कोई देने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एक्सपेंस टू बैंक नॉर्मल एंट्री होता है, बट आप एक्सपेंस का कोई नया अकाउंट ओपन नहीं करोगे, उसकी जगह क्या लिख दोगे? रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन उस जो एक्सपेंस आपने किया है उसका पैसा आपको किसी और से मिलना है, तो आप क्या करोगे? उसको डेटर बनाओगे, आप अपने बुक्स में एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। क्लियर है ये चीज? ये दो एंट्री में डाउट? ये दो एंट्री में डाउट है क्या? सारा 10 का 10 जर्नल एंट्री एक बार देख लो अच्छे से, कोई भी दिक्कत है क्या? इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। नंबर 7 में जो हमारी बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल था, वो तो हमें इक्विटी शेयर होल्डर को ही देना है, तो उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए क्या किया हमने? इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर ट्रांसफर एंट्री कर दिया। में जब हम लोग परचेज कंसिडरेशन ड्यू किया, उसका पेमेंट का एंट्री नहीं आएगा। पेमेंट का एंट्री बोले तो ट्रांसफरी कंपनी जो हमें देगा, तो ट्रांसफरी कंपनी जो हमें दे रहा है वो देगा ना, टू प्रेफरेंस शेयर या टू इक्विटी शेयर्स इन दिस। तो यहाँ पे वो एक एंट्री किया नहीं। ये जो तुम दे रहे हो ना इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर वालों को, ये जो मिल रहा है, तो इसका पहले एक एंट्री होता है प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरी कंपनी। जो ऊपर में डेटर बनाया था ना, वो अकाउंट क्लोज हो जाता है। फिर हम वही शेयर्स एंड कैश किसको दे देते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर को। मतलब तुम यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो परचेज कंसिडरेशन रिसीव्ड। तो जब परचेज कंसिडरेशन मिलेगा तो क्या मिलेगा? एक तो कैश मिल सकता है, कैश मतलब कैश बैंक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी टू ट्रांसफरी कंपनी, जो आपने लेटर बनाया था। नहीं, दिखा देंगे ताकि सारे लेजर्स क्लोज दिखे, ठीक है। ये तो हो गया ट्रांसफरी कंपनी को क्लोज करना। अब ट्रांसफरर कंपनी खरीद रहा है तो वो एंट्री करेगा, राइट। वो सबसे पहले बिजनेस खरीद रहा है, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरर या फिर टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर, क्योंकि उसको पैसा देना है ना। सबसे पहले वो खरीद रहा है, क्या क्या खरीद रहा है वो बात की बात है। पहले उसने पूरा बिजनेस खरीदा, तो वो एंट्री क्या करता है? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, और उसको पेमेंट करना है, किसी ना किसी को तो करना ही है ना। किसको करना होगा? लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर। नॉर्मली ट्रांसफरर कंपनी बोलते हैं, बट ट्रांसफरर कंपनी का मालिक नहीं आता, उसका लिक्विडेटर आता है जो उस कंपनी को लिक्विडेट कर रहा है, राइट। तो लिक्विडेटर को देना है। उसके बाद वो क्या करता है?
सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जो ट्रांसफरर कंपनी से लेके आया है उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। किस वैल्यू पे? अग्रीड वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे वो खरीद रहा है। अब उसको मतलब नहीं है कि ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स में उसकी क्या वैल्यू थी, उसने जितने में खरीदा उसके लिए तो वही वैल्यू है, तो वो सारा का सारा लेके आएगा और उसको कंपेयर करेगा अपनी बिजनेस परचेज की वैल्यू से। इफ ज्यादा पे कर रहा है तो गुडविल और कम पे कर रहा है तो कैपिटल रिजर्व। पहले तो ये दो एंट्री पास करेगा वो, तो वो क्या करता है, सबसे पहले खरीदने की एंट्री पास करी जिस वैल्यू में उसने परचेज किया। अब इसके अगेंस्ट में उसने क्या क्या खरीदा है, ये एसेट्स एंड ये लाइबिलिटीज, राइट। तो नेट इतना वो पे करने वाला है। इज इट क्लियर? तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, इधर गुडविल और कैपिटल रिजर्व। ये चीज क्लियर है? दो एंट्री। बायर कंपनी क्या करेगा, बायर कंपनी ने पहले ड्यू एंट्री पास किया कि मैंने खरीदा, फिर जो जो चीज खरीदा उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा एट विच वैल्यू, अग्रीड वैल्यू। एवी का मतलब एग्रीड वैल्यू। तो डिफरेंस जो आ रहा होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज गुडविल और कैपिटल रिजर्व। क्लियर है ये चीज? एक बार उसने अपनी कंपनी में सब कुछ लेके आ गया, फिर यदि किसी लाइबिलिटीज का पेमेंट कर रहा है तो नॉर्मल जैसे लाइबिलिटी का पेमेंट होता है वैसे ही होगा। कल को ट्रांसफरी कंपनी ने प्रॉमिस कर रखा था कि ट्रांसफरर कंपनी तेरा लिक्विडेशन का खर्चा मैं दूंगा, तो एंट्री क्या होगा, गुडविल टू कैश बैंक या फिर कैपिटल रिजर्व टू कैश बैंक। उसका तो पैसा जाएगा। फिर बदले में उसने लिक्विडेटर को क्या बनाया, क्रेडिटर, तो उसको देगा ना, क्या दे रहा होगा, प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स या फिर कैश। लेकिन अब ध्यान रखना, जब वो शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा है तो उसके बुक्स में जो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बढ़ेगा वो तो फेस वैल्यू पे ही बढ़ेगा। एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि भाई ये तो अपने कंपनी के शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दे रहा है। इक्विटी और प्रेफरेंस जब आप किसी को देते हो, पीसी का मतलब परचेज कंसिडरेशन, जब आप अपनी कंपनी के शेयर्स किसी को दे रहे हो तो अपने बुक्स में तो उसको फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किस पे आएगा, फेस वैल्यू पे ही, एंड एक्स्ट्रा अमाउंट सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। और जो कैश दे रहे हो वो तो कैश ही क्रेडिट होगा। ये पेमेंट का एंट्री में दिक्कत, यानी अगर मार्केट वैल्यू 30 था, 30 पे उसको दिया, तो हम हमारे बुक्स में 10 रुपए और 20 रुपए बाकी एसपीआर में चला गया। नॉर्मल जिस तरीके से हमने शेयर्स के चैप्टर में अकाउंटिंग करते हैं। और कैश दे रहा है तो पूरा फिर कैश में ही हाँ जाएगा। कैश है तो कैश, नॉर्मली कैश होता है नहीं, बैंक के थ्रू होता है। इक्विटी शेयर्स होते हैं। नहीं, बैंक के थ्रू होता है, कैश का ट्रांजैक्शन होता ही नहीं कंपनी में। ये समझ में आया? एंट्री नंबर 3 तक क्लियर है? पहले हमने खरीदा तो उसका एंट्री, फिर क्या क्या खरीदा उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया एट एग्रीड वैल्यू। डिफरेंस हमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व मिल जाएगा। फिर हमने ट्रांसफरर कंपनी को क्रेडिटर बनाया था, उसको जो जो दिया उसका एंट्री कर दिया, राइट। अब हमारे बुक्स में एसेट्स एंड लायबिलिटीज आ चुकी है ट्रांसफरर कंपनी का। हो सकता है ट्रांसफरर कंपनी हमारे लिए डेटर था, ठीक है, और ट्रांसफरर कंपनी में हम लोग क्या थे, क्रेडिटर हुए। यदि मुझे ट्रांसफरर कंपनी से पैसा लेना है तो ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स में ये लिखा हुआ होगा ना कि हम लोग को देना है। तो अब हमारी बुक्स में ही डेटर है और हमारी बुक्स में ही क्रेडिटर, यानी मुझे अपने आप से ही लेना है और अपने आप को ही पे करना है, कुछ होना तो है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बोलते हैं म्यूचुअल ओइंग्स। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। बैलेंस शीट के अंदर ऐसे दिखाओगे तो कितना गंदा लगेगा कि खुद से पैसा लेना है, खुद को पैसा देना है, फिर तो हर इंसान करोड़पति बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो कैंसलेशन ऑफ म्यूचुअल ओइंग्स, ये समझ में आया? इट मे बी क्रेडिटर डेटर, इट मे बी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल भी हो सकता है। यहां तक क्लियर है? देन उसके बाद में हमने देखा था ये वाला एक्सपेंसेस रिइंबर्स करने का। सेकेंडली स्टॉक, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक। यदि मैं खरीद रहा हूं आपकी कंपनी को, मैंने आपको स्टॉक बेचा था, गुड्स बेचा था 100 रुपए का चीज 150 में, एंड वो अनसोल्ड है आपके बुक्स में। अब जब मैंने आपकी कंपनी को खरीद लिया तो वो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास आ गया, लेकिन जब मैंने खरीदा होगा वो तो 150 में आया ना, उसमें जो 50 रुपए का प्रॉफिट है वो मैंने अपनी बुक्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखा रखा होगा। अब सोचो मेरा ही अपना गुड्स ऐसे दिख रहा होगा बैलेंस शीट में,
क्लोजिंग स्टॉक 150, रिजर्व एंड सरप्लस 50 रुपए। क्या ये सही है क्या? मैंने अपना ही गुड्स तो अपने आप को बेच दिया। जब मैंने आपको खरीद लिया तो आपकी कंपनी मेरी हो गई, तो उसका जो स्टॉक है, आपके बुक्स में जो स्टॉक है वो मेरा वाला ही तो स्टॉक है। तो उसमें जो प्रॉफिट एलिमेंट है, क्या मैं उसको रियलाइज मानूंगा क्या? मैं रियलाइज तब मानता जब आपने किसी और को बेच दिया होता, लेकिन जब आपसे बिका ही नहीं तो वो स्टॉक तो वैसे ही रहा ना, तो उसको मैं अपने बुक्स पे कैसे दिखाऊंगा? कॉस्ट पे दिखाऊंगा ना। प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट कम करने के लिए मुझे क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा और प्रॉफिट डेबिट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ये 50 रुपए यहां से कैंसिल होंगे, तभी तो करेक्ट अकाउंटिंग होगी ना। आई बात समझ में? तो ये लास्ट एंट्री वही है। समझ में? एंट्री नंबर 6 अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। 100 में खरीद के 100 में दिखा रहे हैं। क्या चीज? 100 का चीज मैंने आपको 150 में बेचा, तो जब मैंने बेचा होगा तो मैंने 50 रुपए का प्रॉफिट अपने बुक्स में दिखा दिया। अब मैंने आपकी कंपनी को ही खरीद लिया और आपसे वो गुड्स बिका भी नहीं, तो वो गुड्स वापस मेरे पास ही आ गया ना। अब सोचो 100 रुपए की चीज मैं अपने बुक्स में 150 में थोड़ी दिखाऊंगा। मेरा ही गुड्स मेरे पास आया है तो मुझे तो उसको कॉस्ट में दिखाना चाहिए ना। तो मुझे क्या करना है? स्टॉक का वैल्यू कम करना है। और जो पहले मैंने 50 रुपए का प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया था वो तो रियलाइज्ड हुआ ही नहीं ना, तो मुझे वो भी तो कैंसिल करना पड़ेगा। हाँ, वो प्रॉफिट कैंसिल हो गया और स्टॉक का वैल्यू कम कर देंगे। क्लियर है? एंट्री नंबर 6 समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है? ये नोट अच्छे से ध्यान रखना, यहां पे थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो जाता है। इफ डेटर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी इंक्लूड्स बैलेंस रिलेटेड टू ट्रांसफरी कंपनी। क्या बोला? ट्रांसफरर कंपनी यानी जो कंपनी बिक रहा है उसके डेटर्स की लिस्ट में जो कंपनी खरीद रही है वो भी है, यानी उससे भी पैसा मिलना है। देन प्रोविजन फॉर डेटर्स made in the transferee company will be calculated by deducting the balance related to transferee company। मतलब क्या बोला? सपोज मैं आपको खरीद रहा हूं, आपके बुक्स में टोटल डेटर्स है 100 रुपीज के, जिसमें से 10 रुपए मेरे से, 10 रुपए मेरे से। अब जब आप प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाओगे, एक बात बताओ, जब मैं आपको खरीद लूंगा तो 10 रुपए तो मुझे अपने आप को ही देना है ना। क्या मैं उस पर भी डाउटफुल डेट्स बनाऊंगा? क्या नहीं बनाऊंगा, उसको हटा के ही तो बनाऊंगा। वही ये नोट है, वही ये नोट है। क्लियर है? समझ में आया ये चीज? तो ध्यान रखना, डिडक्टिंग द बैलेंस रिलेटेड टू ट्रांसफरी कंपनी फ्रॉम ग्रॉस डेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। तो जो प्रोविजन बनाना होता है उसमें से जो खुद वाली वैल्यू होती है वो हटा देना, बाकी बचे हुए अमाउंट पे हम प्रोविजन कैलकुलेट करते हैं एंड प्रोविजन रिकॉर्ड करेंगे। ये पॉइंट समझ में आया क्या? फिर से बोलूं, सपोज ए है, बी है, इसके बुक्स में डेटर है 10,000 रुपए के। इस डेटर की लिस्ट में एक है बी और एक है अदर्स। ठीक है? बी से मिलना है 2,000 और अदर से 8,000 सपोज, राइट? अब जब ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाएगा, सपोज ए को क्या किया, बी ने खरीद लिया, तो जब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनेगा तो बताओ बी इसको कंसिडर करेगा क्या? भाई ये तो खुद से ही मिलना है ना, तो नहीं करना है ना, तो ये क्या करेंगे? हटा देंगे। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स किस वैल्यू पे बनेगा? वही चीज उस नोट पे लिखा हुआ है। क्लियर है ये चीज? जब तक आप अकाउंट से बातें नहीं करोगे अकाउंट्स तकलीफ देगा। ठीक है? आपको बात करने के, हाँ ऐसे कैरेक्टर है, ऐसे हो रहा है, एक कंपनी है, दूसरी कंपनी ये मेरे को खरीद रही है, मेरे को बेच रही है, मेरे को, मैं क्या करूंगा? जब तक आप ऐसे नॉर्मल लेमैन की तरह बात नहीं करोगे तो अकाउंट्स प्रॉब्लम करेगा। ठीक है? यहां तक क्लियर है? तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया वहां पे दो चीज डिस्कस किया, एक तो ट्रांसफरी कंपनी का बुक्स ओपन करना एंड ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स को क्लोज करना। अब ट्रांसफरर कंपनी जब बुक्स क्लोज करता है तो क्या करता है? सबसे पहले सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो ट्रांसफरी कंपनी लेके जा रहा है
एट बुक वैल्यू रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। फिर उससे जो पैसा मिलना है उसका परचेज कंसिडरेशन का ड्यू एंट्री आ जाएगा, लेकिन ट्रांसफरर कंपनी एवरीथिंग रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू करेगा। जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफरी कंपनी नहीं लेके जा रहा उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। देन प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ड्यू एंट्री आएगा, इक्विटी शेयर होल्डर का ड्यू एंट्री आ जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड ऑल द रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड रियलाइजेशन का कोई भी प्रॉफिट लॉस, ये सारा उनके अकाउंट में जाएगा। फिर जो हमें ट्रांसफरी कंपनी से मिल रहा है, पेमेंट जो हमें मिल रहा है, वो हम किसको दे देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर। ऑटोमेटिकली सारे अकाउंट क्लोज हो जाएंगे। समझ में आया? बायर कंपनी यानी ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगा? पहले बिजनेस खरीदा उसका एंट्री, फिर क्या क्या खरीदा उसका एंट्री, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को अपने बुक्स में नॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड करेगा एट एग्रीड वैल्यू, एट एग्रीड वैल्यू, ठीक है। तो डिफरेंस विल बी ट्रीटेड एज गुडविल और कैपिटल रिजर्व। फिर ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगा? पे कर देगा ट्रांसफरर कंपनी को, राइट। अब एक बार एसेट्स एंड लायबिलिटीज आ गया तो उसमें कोई भी म्यूचुअल ओइंग्स है उसको कैंसिल करना पड़ेगा, कोई भी स्टॉक जो उसने बेचा होगा उस पे जो अनरियलाइज प्रॉफिट है उसको भी हटाना पड़ेगा, राइट। लिक्विडेशन एक्सपेंस यदि प्रॉमिस कर रखा है पे करना है तो वो पे करेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा? गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश बैक। समझ में आया? इतना ही कहानी होता है अमालगमेशन के केस में। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? देखो विद द क्वेश्चन आ जाएगा रिदम, बट जब तक आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, क्यों एंट्री हो रहा है, कैसे हो रहा है, तब तक आपको प्रॉब्लम होगा। आपको सीक्वेंस पता होना पड़ेगा कि कंपनी क्या करेगी, जब वो बंद हो रही है तो क्या करेगी, जो खरीद रही है वो इंसान क्या करता है, राइट। जैसे समझ लो मैं आपका घर खरीद रहा हूं, तो मैं पहले क्या एंट्री करूंगा पता है? हाउस अकाउंट डेबिट टू योर नेम। अब उस घर में मैंने क्या क्या खरीदा, सोफा खरीदा होगा, हो सकता है कि आपका कोई आस सराउंडिंग्स में एक शॉपकीपर है, उसको कुछ पेमेंट करना है, मैंने बोला चलो वो भी मैं कर दूंगा, सब कुछ मुझे दे दो, बदले में मैं आपको एक एक्स अमाउंट दे रहा हूं, तो उसकी एंट्री करूंगा। ड्यू ही किया अभी तक, फिर मैं आपको पेमेंट करने की एंट्री करूंगा, राइट। अब वो जो शॉपकीपर है आपके बुक्स में था कि आपको 2000 रुपए देना है, बट मेरे बुक्स में मुझे उससे 1000 रुपए लेना भी था, तो मैं उसको दूंगा थोड़ी 2000, 1000 ही दूंगा ना। तो म्यूचुअल ओइंग्स कितना हुआ, वो कैंसिल कर दूंगा। मेरे बुक्स में बस नॉर्मल दिखा दूंगा कि 1000 रुपीज पे करना है शॉपकीपर को। आई बात समझ में? तो यही जो बेसिक चीजें हम करते हैं वही चीज यहां करेंगे। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, सबसे इजीएस्ट ऑफ द चैप्टर है। बस ध्यान रखना कि आइडेंटिफिकेशन मर्जर है या परचेज है, ठीक है। एंड एवरी टाइम नेट एसेट मेथड में घुस मत जाना, लॉजिकली वहीं पे जाते हैं, लेकिन पहले देख लेना क्या कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है क्या। इक्विटी को जो देना है, प्रेफरेंस को जो देना है, वो डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है क्या? इफ नहीं है तब हमें नेट एसेट्स में जाना पड़ेगा, अदरवाइज डायरेक्ट दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। और एक चीज, डिबेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर को इफ बाइंग कंपनी कुछ पे कर रहा है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज परचेज कंसिडरेशन, वो परचेज कंसिडरेशन नहीं है। मालिक लोग को जो देंगे ना वही परचेज कंसिडरेशन है। यहां तक क्लियर है? पक्का? नंबर 5 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 5। डिवेंचर को पेमेंट कैश करेगा या फिर डिवेंचर? नहीं, डिबेंचर को पहले वो खरीद के लेके आएगा अपने बुक्स में, फिर अपने बुक्स से पे करेगा ट्रांसफरी कंपनी, यानी एज इट इज जितनी वैल्यू में उसने प्रॉमिस किया कि 10% प्रीमियम में दूंगा, तो 10% प्रीमियम में अपने बुक्स में डिबेंचर को रिकॉर्ड करेगा, फिर उसको पे करेगा। डिपेंड्स, अपनी कंपनी के डिबेंचर्स भी दे सकता है वो बदले में, उसको तो बस पेमेंट करना है। अब डिबेंचर होल्डर ने जो एग्री किया वो उनको दे देगा। यदि डिबेंचर होल्डर बोलते हैं अच्छा ठीक है आप अपनी कंपनी के नए डिबेंचर्स दे दो, वो नए डिबेंचर्स दे देगा। यदि बोलेगा नहीं नहीं हमें डिबेंचर्स नहीं चाहिए, हमें हमारा पैसा ही चाहिए, तो फिर वो पैसा देगा। तो डिपेंड्स कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कैसा हुआ है। देखो बेसिक क्वेश्चन है, Y Limited acquires the business of Z Limited whose balance sheet as at 31st March is as under. Y देखो एग्जाम में जब भी अमालगमेशन का क्वेश्चन आए, ठीक है, एक कुछ सिली मिस्टेक क्या होता है कि बैलेंस शीट किसका दिया हुआ है वो नहीं पता होता है। फ्लो में एग्जाम प्रेशर में ना कुछ ब्लंडर करके आ जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये जो बैलेंस शीट दिया हुआ है किसका है,
जेड लिमिटेड का, तो एग्जाम में सब लिख देने का, ये जेड लिमिटेड का बैलेंस शीट है। जेड लिमिटेड कौन है मेरा? सेलर है, यानी ट्रांसफरर। और वाई लिमिटेड क्या है? ट्रांसफरी। पता होना जरूरी है, क्यों? क्योंकि फ्लो में एग्जाम में बोल दिया प्रिपेयर द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, और तुम जेड लिमिटेड का बना के आए हो एकदम स्पीड में, हो गया स्पीड ब्रेकर में नेक्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो नहीं करने का, एकदम शांति से। क्वेश्चन रीडिंग के टाइम कोई हड़बड़ी नहीं चाहिए, एक बार फ्लो आ जाए ना, फिर स्पीड लगाना सॉल्यूशन में, रीडिंग में नहीं, रीडिंग शांति से। तो कहानी बोल रहा है वाई लिमिटेड है, उसने जेड लिमिटेड को खरीद रहा है, जेड लिमिटेड का बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, वेरी गुड। और हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्ट फेस ऑफ द बैलेंस शीट पे इंटरप्रिटेशन मत लेना। इफ कोई नोट नंबर है तो ऑलवेज डू रीड द नोट्स, कि उस नोट्स में क्या क्या कंसीडर किया गया है। समझ में आया? ठीक है, ये जेड लिमिटेड का बैलेंस शीट है। आगे देखते हैं रिक्वायरमेंट पार्ट। अब कुछ बोला है क्या? कुछ बोला नहीं है, इन शॉर्ट हिडन है, मतलब जस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान रखना, बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड भी बनाना है, बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड भी बनाएंगे। मतलब वी हैव टू क्लोज द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड एंड वी हैव टू ब्रिंग डाउन ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। दोनों का बुक्स बनाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो अभी सीखा उससे पूरा का पूरा रिदम लाने के लिए। अब देखो क्या बोल रहा है, वाई लिमिटेड was to take over all the assets except and liabilities except for interest due on debentures and to pay following amounts। यानी जो खरीद रहा है वो बोलता है हम सारी एसेट्स ले जाएंगे एक्सेप्ट कैश, सारी लाइबिलिटीज ले लेंगे एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। यानी जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज वाई लिमिटेड लेके जा रहा है, तो जेड लिमिटेड क्या करेगा, उन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को क्लोज करेगा, ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन एट विच वैल्यू, एट बुक वैल्यू। जिस कंपनी को हम क्लोज करते हैं वो बुक वैल्यू पे क्लोज करता है, जो खरीद के लेके जाता है ना वो एग्रीड वैल्यू पे रिकॉर्ड करता है। क्लियर है? अब देखो बदले में वो क्या दे रहा है, वो बोलता है ₹2,07,000 7% डिबेंचर्स इन वाई लिमिटेड फॉर द एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स इन जेड लिमिटेड। यानी जो जेड लिमिटेड के डिबेंचर्स है उनको वो अपनी कंपनी के 2 लाख रुपए के डिबेंचर्स दे देगा। फॉर द पर्पस each debentures of Y Limited is to be treated as worth 105। यानी 105 रुपए में इश्यू कर रहा है अपने कंपनी के डिबेंचर। यानी जितने भी डिबेंचर होल्डर ऑफ जेड लिमिटेड है उनको वो अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहा है, कितने रुपए में? 105। एक बात बताओ, डिबेंचर होल्डर्स को डिबेंचर्स दे रहा है, क्या इसको परचेज कंसिडरेशन में काउंट करेंगे क्या? ये नॉर्मल है, पहले वो अपनी बुक्स में डिबेंचर को लेके आएगा एंड देन उसको पे ऑफ करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट बोला फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर्स इन जेड लिमिटेड ₹10 इन कैश एंड 19% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच इन वाई लिमिटेड। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या देना है बता दिया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है कितने? 4 लाख रुपए के। अब इनको वो क्या क्या दे रहा है? 40,000 कैश और 4 लाख। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो दे रहा है 9% प्रेफरेंस शेयर्स अपनी कंपनी के, कितने रुपए के? एक के बदले में एक दे रहा है ना, 19% प्रेफरेंस शेयर ईच इन वाई लिमिटेड, तो 4 लाख रुपए का ये हो गया फेस वैल्यू। और क्या दे रहा है उनको? कैश दे रहा है, कितना रुपए का? 10 रुपए फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर्स, तो यानी 40,000 रुपए का तो कैश हो गया। ये दो दे रहा है प्रेफरेंस शेयर वालों को। इक्विटी वालों को क्या दे रहा है? 20 रुपए कैश एंड एक इक्विटी शेयर्स 140 रुपए में, राइट? तो क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं ऑफ वाई लिमिटेड, कितने रुपए के? टोटल इक्विटी शेयर्स कितने हमारे पास? 8,000 इक्विटी शेयर्स को अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर्स कितने रुपए में दे रहा है वो? तो 8,000 इंटू 140,
इतना रुपए का तो इक्विटी शेयर्स दे दिया, एंड और क्या दे रहा है, 20 रुपए कैश, तो 8000 इंटू 20। जब डायरेक्ट क्वेश्चन बता ही रहा है इक्विटी को क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस को, क्या कुछ भी हिडन है इसमें? नहीं है, कुछ नहीं। हमने जब परचेज कंसिडरेशन के क्वेश्चन किए थे वहां पे बहुत बार कैश एलिमेंट वाला हिडन था, नेसेसरी अमाउंट टू बी पेड इन कैश। अब ये नेसेसरी क्या होता है, उसके लिए तो फिर हमें परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट मेथड से निकालना पड़ा, तभी हम निकाल पाए, राइट। यहाँ पे तो बता ही दिया प्रेफरेंस को क्या दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्लियर है। इक्विटी का भी कहानी क्लियर है। तो हमें टोटल परचेज कंसिडरेशन मिल गया, कितना आया, 17,20,000। तो सबसे पहले तो यही टास्क रहता है, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ये दिखा देंगे। लास्ट पॉइंट 4, expenses of liquidation of Z Limited are to be reimbursed by Y Limited. Extent of actual expenses amounted to 12,500। आप लोग पहले मुझे ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कौन है, जेड, उसके बुक्स में लिक्विडेशन एक्सपेंस का जर्नल एंट्री बताओ। transferring company Why? to Why buy realization to bank? realization to bank. यस, Why realization to bank? वाई लिमिटेड डेबिट, क्योंकि वो तो 10,000 ही देगा ना, हाँ, वो 10,000 और बाकी तो हमारा खर्चा हो गया, हाँ, वही है। तो रियलाइजेशन डेबिट 2500 टू कैश बैंक जो भी करना है 12,500। समझ में आया भाई? वो क्यों पूरा 12,500 एग्री किया क्या उसने? उसने बोला जितना खर्चा होगा देख लो, 10,000 तक हम लोग रिम्बर्स कर देंगे, तो 10,000 ही तो हम उससे ड्यू करेंगे ना, क्लियर है। देन ट्रांसफरी कंपनी क्या एंट्री करेगा, ट्रांसफरी कंपनी, यस, गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना रुपए से, 10,000, जितना उसने प्रॉमिस किया। ट्रांसफरी कंपनी कितना पैसा रिम्बर्स कर रहा है, 10,000, तो अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, गुडविल, इफ आ रखा है तो गुडविल, नहीं तो कैपिटल रिजर्व को रिवर्स करेगा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। समझ में आया? डाउट का है? कैपिटल रिजर्व क्यों आएगा? Goodwill तो अरे यदि पहले खरीदने में परचेज कंसिडरेशन में यदि हमने प्रॉफिट हुआ है तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, 10,000 तो और एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो कम करना पड़ेगा ना मुझे प्रॉफिट। और यदि परचेज कंसिडरेशन का जो ये एंट्री था, देखो इस एंट्री में यदि गुडविल आया है तो मेरा गुडविल 10,000 और दे रहे हैं तो गुडविल और बढ़ जाएगा, एंड इस एंट्री में यदि कैपिटल रिजर्व आया है तो ये जो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, कम करने के लिए हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है। बस इतना ही कहानी था। नीचे क्या बोला, वाई लिमिटेड वैल्यूड लैंड एंड बिल्डिंग एट 5,50,000, प्लांट एंड मशीनरी एट 650 एंड पेटेंट्स एट 20,000 ऑफ जेड लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ एमालगमेशन। मतलब वो इस वैल्यू में खरीद के लेके जा रहा है। वाई लिमिटेड क्या कर रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग को 5.5 लाख पे खरीद रहा है, प्लांट एंड मशीनरी को 6.5 लाख पे और पेटेंट्स को 20,000 पे लेके जा रहा है। क्या इससे जेड लिमिटेड को फर्क पड़ता है? जेड लिमिटेड को फर्क नहीं पड़ता। ये सारी वैल्यूज वाई लिमिटेड अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा एट अग्रीड वैल्यू। आई बात समझ में? तो सबसे पहले अपने परचेज कंसिडरेशन का प्रेजेंटेशन दिखाना है। सेकेंडली बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। अब जेड लिमिटेड का बुक्स कैसे बनेगा, वो क्या करेगा, सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो वो लेके जा रहा है, क्या क्या नहीं लेके जा रहा, कैश नहीं ले जा रहा, इंटरेस्ट नहीं ले जा रहा, एक बार इसको छोड़ दे, फिर इसको भी छोड़ दें, इन दो को छोड़ दें, और ये तो वैसे भी नहीं लेके जाता, ये तो वैसे भी नहीं लेके जाता। इनको छोड़ के जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसको क्या करो, रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो एट बुक वैल्यू, एट बुक वैल्यू। तो इससे सारा अकाउंट क्लोज हो जाएगा। यानी लायबिलिटीज को जब ट्रांसफर करोगे तो क्लोज करने का एंट्री क्या होगा, लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। लायबिलिटीज क्लोज करने के लिए डेबिट होगा, तो अपना एंट्री क्या हो जाएगा, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज,
6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 2 लाख। और क्या है लाइबिलिटी में? ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट 1,20,000। और कोई लाइबिलिटी है क्या? और कोई लाइबिलिटी है? देखो देखो अच्छे से देखो, है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाला, देखो लाइबिलिटी है। तो ये 5,000 रुपए वाला भी ट्रांसफर होगा यहां से। 3,000 का रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन 5,000 का रिजर्व ट्रांसफर होगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 5,000 टू रियलाइजेशन। हाँ, आपने रिजर्व बना रखे थे 8,000, बट उसके अगेंस्ट में लाइबिलिटी है 5,000, तो मेरा तो उतना ही यूज होगा ना। 3,000 का रिजर्व हम उसको क्यों देंगे? वो तो मेरा एक्स्ट्रा सेविंग्स है, तो जितना एक्स्ट्रा सेविंग्स है वो शेयर होल्डर के पॉकेट्स में जाएगा। जैसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनरशिप में करते थे, वही सेम कहानी। क्लियर है? तो ये 3 लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी है, तो तीनों लाइबिलिटी डेबिट होकर रियलाइजेशन में चला जाएगा। जितनी भी एसेट्स है उनको क्रेडिट कर देंगे और रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा एट बुक वैल्यू। फिर हम लोग क्या करेंगे? परचेज कंसिडरेशन का एंट्री होगा। क्या एंट्री होगा? परचेज कंसिडरेशन लेना है ना उससे, उसका एंट्री क्या करेंगे? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, जेड कंपनी अपने बुक्स में क्या करेगा? वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना वैल्यू से निकाला था हमने? 17,20,000 से। यहां तक क्लियर है? अब कोई लाइबिलिटी पड़ा रह गया है, उसको क्या करो? पे ऑफ कर दो, खुद पे ऑफ कर देंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जितना भी कहानी है, आई मीन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जितना भी है, उसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे। सेम थिंग गोज फॉर ऑल द रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, उसको भी कहां ट्रांसफर कर देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ वैभव? ये जो आप परचेज कंसिडरेशन का जो एंट्री बता रहा था 17,20,000 वाला, तो ये मतलब क्या बोलते हैं, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को जितना दे रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे रहा है, वैसे दिखाना है या डायरेक्टली दिखाना है कि मतलब पहले ड्यू एंट्री होगा, फिर बाद में हम उससे रिसीव करेंगे। पहले तो हमने वाई लिमिटेड को डेटर बनाएंगे, फिर वाई लिमिटेड से मिलेगा हमें 9% प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड, कैश डेबिट टू वाई लिमिटेड। ठीक है। अलग इसमें अलग एंट्री करेंगे। इसमें बस जर्नल करना है ना, इसमें बैलेंस शीट वगैरह तो नहीं बनाना है? जर्नल जर्नल अभी पहली बात है, ट्रांसफरर कंपनी का बैलेंस शीट कभी बनाना ही नहीं होगा, क्योंकि उसको तो बंद कर रहे हैं। हाँ, बंद कर हमेशा रहे ट्रांसफरी कंपनी का ही बैलेंस शीट होगा इफ रिक्वायर्ड रहेगा। हैं। ठीक है भैया। ठीक है? तो यहाँ पे बेसिक पहले परचेज कंसिडरेशन, यहां तक तो है क्या? पहले परचेज कंसिडरेशन, ऑल दी एसेट्स पहले हमने ट्रांसफर कर दी जो ट्रांसफरी कंपनी लेके जा रहा है, एंड ऑल दी लाइबिलिटीज एट बुक वैल्यू। इस कंसिडरेशन वाला दिखाना। कंसिडरेशन ड्यू, तो वाई लिमिटेड को डेटर बनाओगे और रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा। वो हमने पहले ही परचेज कंसिडरेशन निकाली है 17,20,000। फोर्थ क्या करें? हमारे बुक्स में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पड़ा है,
उसको पे ऑफ कर सकते हैं। देखो कोई सीक्वेंस नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई लिमिटेड से क्या क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है, 9% प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहा है और इक्विटी शेयर्स मिल रहा है। तो अभी हमने वाई लिमिटेड को डेटर बनाया, तो बदले में वो जो जो दे रहा है वो सब ले लो, तो उसका अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। तो व्हाट वी कैन डू, वाई लिमिटेड को 17,20,000 से डेटर बनाया था, तो उससे क्या क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है 2 लाख रुपए का। अरे परचेज कंसिडरेशन में देखना, टोटल कैश करोगे तो इतना ही कैश आ रहा है आपका। 9% प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई लिमिटेड ये मिल रहा है, एंड इक्विटी शेयर्स इन वाई लिमिटेड ये मिल रहा है। 3 चीज मिल रहा है हमें। तो जो चीजें मिल रही है उसको हमने डेबिट कर दिया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। बचपन में सीखा होगा। और वैसे भी किसी और कंपनी के शेयर्स है तो वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, तो एसेट्स जब भी आता है बढ़ता है तो डेबिट होता है। जर्नल एंट्री का सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर में। भैया एंट्री नंबर 2 में वर्कमैन्स कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट को क्यों लिया हम लोग 5,000? वहां लिखा हुआ है बैलेंस शीट में एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी 5,000 है। हाँ, तो फिर मतलब क्या बोलते हैं हम लोग तो तो आपका लाइबिलिटी है मतलब पेमेंट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया था कि सिर्फ वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का लाइबिलिटी नहीं लेके जा रहा है, बाकी ठीक है, सारा लाइबिलिटी लेके जाएगा। तो सारा लाइबिलिटी में रिजर्व्स एंड सरप्लस और वो सब तो नहीं आता है, बेसिकली अदर लाइबिलिटीज होता है ना। हाँ तो रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लेके जा रहा है वो हाँ वो वो तो, उस रिजर्व के अंदर में जो लाइबिलिटी है उसको लेके जा रहा है। हाँ वही। और रिजर्व्स एंड सरप्लस का फिर क्या होता है भैया, जैसे जो कंपनी शेयर में होल्डर में रिजर्व। चला जाएगा, वो तो इक्विटी वालों को मिल जाएगा। अच्छा ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो ड्यू एंट्री है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी देगा क्या हम लोग? हाँ एवरीथिंग सब कुछ क्लोज कर देगा। तुम चाहो तो डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हो, वरना पहले क्या करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है वो डेबिट, फिर रियलाइजेशन का जो फाइनल बैलेंस है वो डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। क्योंकि रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस भी किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा ना, वरना तुम्हारा रियलाइजेशन अकाउंट तो ओपन रह जाएगा। रियलाइजेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा डेबिट। हाँ प्लस माइनस करके। मतलब इन शॉर्ट जब आप किसी कंपनी को बंद कर रहे हो ना, तो उसके सारे अकाउंट क्लोज हो जाने चाहिए, कुछ भी ओपन नहीं रहेगा। जब सेम इसी पैटर्न पे आप उनके लेजर्स बनाओगे ना, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगा। पहला 4 एंट्री में किसी को डाउट है क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंट्री में, फर्स्ट 4 एंट्री में किसी को डाउट? फिफ्थ में नॉर्मल है, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस किया था उसने, तो टोटल 12,500 का किया था, जिसमें से 10,000 तो उसको मिलना ही है। तो वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट 10,000, 2,500 उसका खुद का एक्सपेंस, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगेन आपने वाई लिमिटेड को डेटर बना दिया, तो उससे 10,000 ले लो, वो तो दे ही रहा है ना हमें। तो साथ साथ में अकाउंट क्लोज करते चलो। यहां तक किसी को भी डाउट है बाबा पूछने का मेरे से? अब क्या करो? अब एक इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ड्यू पड़ा था ना, उसको पे ऑफ कर दो। तुम्हारे बुक्स में जो लेजर का नाम है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या जो भी है नाम, उसको, हाँ कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टू कैश। दो एंट्री करें ना, एक 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 सीधा डायरेक्ट करो ना, क्यों इतना मेहनत करना। इंटरेस्ट। हाँ इंटरेस्ट टू कैश।
अब या तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का ड्यू एंट्री करो पहले, या डायरेक्ट ही दे दो उनको। 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रियलाइजेशन 2 करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, या पहले ड्यू एंट्री करके भी पे कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे तुम क्या करोगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू प्रेफरेंस शेयर्स इन वाई टू कैश। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो कैंसिल ही होना है ना। आपकी एक एंट्री बढ़ने वाली है। आप चाहो तो एग्जाम में ड्यू एंट्री करके करना, या डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता एग्जाम में। पहला बात, हाँ मैंने ये बोला कि तुम्हारे बुक्स में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पड़े, राइट? अब उनको तो पैसा देना है ना, तो पहले तुम ड्यू करोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर तुम एंट्री करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू कैश या जो भी दे रहे हो उनको। तो आप ड्यू एंट्री नहीं करके डायरेक्ट एंट्री भी तो कर सकते थे ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू जो भी आप उसको पे कर रहे हो, वो बोल रहा हूं मैं। और सिंस हम तो ज्यादा ही दे रहे हैं, तो डायरेक्ट नीचे वाला एंट्री कर सकते हैं ना। टू कैश तो डायरेक्ट नीचे वाला, हाँ तो तुमने 2 एंट्री किया ना, तो मैंने ये बोला तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैंसिल हो गया। तुमने जो ऊपर किया, तुमने क्या किया? 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर एक नरेशन लिखना होगा, बिंग अमाउंट ड्यू टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फिर एक एंट्री किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश टू 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ या इन वाई लिमिटेड। तुम यहाँ कैपिटल नहीं लिख सकते नीचे वाला एंट्री में, क्योंकि ये हमारे लिए कैपिटल है ही नहीं ना। तुमने लिखा ना टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो वाई लिमिटेड के बुक्स में आएगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे? टू 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड या इन वाई लिमिटेड। तो ये ऊपर का दो और नीचे का दो एक साथ कर सकते हैं। हाँ एक साथ कर सकते हैं, तो इससे नरेशन, एक सिंगल नरेशन से काम हो जाएगा। तो हम ये रेट का के लिए भी करेंगे। अब इक्विटी शेयर को क्या क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर कैपिटल का हिस्सा, सारे रिजर्व एंड सरप्लस, एंड तुम्हारा रियलाइजेशन का जो भी प्रॉफिट लॉस है, ये तीनों ऐड होके। यहां तक हो गया क्या बाबा? यहां तक हो गया क्या? तो इक्विटी शेयर वालों को नॉर्मल सब चीज दे देंगे हम, ड्यू करके पेमेंट कर रहे हैं, ताकि दोनों चीज सिखा दिया। आप ड्यू करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट कैसे होता, ये और ये हटा दो तो डायरेक्ट एंट्री हो गया ना। अरे अल्टीमेटली आपने किया क्या? इक्विटी शेयर होल्डर को जो जो मिलना है वो डेबिट करके पहले ड्यू किया, फिर से उसको डेबिट किया, एंड देन जो जो दे रहे वो दिया ना। तो अब ये दो नहीं भी लिखते तो कोई फर्क पड़ता क्या? डेबिट क्रेडिट होके तो कैंसिल ही हो रहा है ना ये। तो आप डायरेक्ट मर्ज एंट्री भी पास कर सकते थे, ड्यू एंट्री पास नहीं करके। बट ठीक है, ड्यू एंट्री करके समझ में आएगा बाद में जब आप रिवीजन करोगे, वरना फिर लेके बैठ जाओगे ये कैसे हुआ। और रियलाइजेशन का प्लस माइनस करके हमने वैल्यू निकाला है कि रियलाइजेशन से प्रॉफिट हो रहा है 382,500 का। क्या चीज? पीसीएस का फुल फॉर्म पीएससी का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ध्यान रखना WCR सिर्फ 3,000 ही बचा है हमारे पास। आपके 1 लाख कहां से आया? बैलेंस शीट से। ये रहा, नोट्स टू अकाउंट्स में दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस में। अब पता है आप लोग के अंदर से क्यूरियोसिटी आना चाहिए था, भैया WCR क्यों डेबिट हुआ?
आया नहीं, मैं बताता हूँ क्यों लॉजिकली, आपको तो जानना नहीं है लॉजिक, हो गया ठीक है, देख लेंगे। देखो, आपने पार्टनरशिप में सीखा था जब भी कोई स्पेसिफिक रिजर्व बनाते हो उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी होता है तो वो रिजर्व पहले यूज होता है। तो आपने WCR बना रखा था 8,000 रुपए का, राइट, बट पता चला कि फ्यूचर में हमें पे करना है 5,000, पे करना है, किया नहीं है, तो उसका प्रैक्टिकली एंट्री होता है ये वाला जो आपने पार्टनरशिप में सीखा था, WCR अकाउंट डेबिट 8,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन पेबल 5,000 टू पार्टनर्स कैपिटल आप लोग करते थे, ठीक है, या फिर यहां मैं ये कर सकता हूं टू इक्विटी शेयर होल्डर, यहां तो पार्टनरशिप नहीं है ना, ये है। तो ये लास्ट एंट्री तो आपने किया है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, आपने अपने बुक्स में लाइबिलिटी बुक कर लिया, अभी लाइबिलिटी कौन लेके जा रहा है, ट्रांसफर ही ले जा रहे हैं ट्रांसफर ही कंपनी लेके जा रहे, तो हम इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, कुछ शेयर होल्डर्स के पास। अरे रे रे, अरे कोई भी लाइबिलिटी ट्रांसफर ही कंपनी लेके जाता है तो उसको बुक वैल्यू पे कहां ट्रांसफर करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ना। सिंस कंपनी बंद हो रही है, हम क्यों पहले कोई नया लाइबिलिटी अकाउंट खोलें और फिर उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करें। हमने क्या किया, देखो इसका सेट ऑफ एंट्री पास किया, हमने ये और ये किया ही नहीं, ये क्रेडिट हुआ, ये डेबिट हुआ, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। नेट एंट्री क्या बना, डेबिट टू रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर, यही बना ना। इसीलिए ऊपर वाला एंट्री में आपने WCR को डेबिट किया था, रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया था ना 5,000, क्योंकि आपने इतना दिमाग लगाया ही नहीं, हो ऐसे होके फिर ऐसे होता है क्या, आपने सोचा वो कोई लाइबिलिटी है तो उसी अकाउंट को डेबिट कर दो, और उसका मतलब ये नहीं, आपने एक थोड़ा सा शॉर्टकट मार दिया। क्योंकि जब कंपनी बंद हो रही होती है हम कोई नया अकाउंट खोलने की कोशिश ही नहीं करते, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है उसी से जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। भैया बोलो अभी आप वैभव, अभी जो समझाया अब एकदम समझ नहीं आया, भैया वो वापस समझाना ना। आएगा कैसे, पार्टनरशिप पढ़ा हुआ ही नहीं है अपने को। 12 में तो किया था। अरे बाबा देखो, यहाँ है WCR 8,000 का, ठीक है। हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी है 5,000 का, तो जब तुम्हारा एक्सपेक्टेड लाइबिलिटी, तो अपने बुक्स में एक लाइबिलिटी लेके आना पड़ेगा ना, वर्कमैन कंपनसेशन पेबल 5,000। अब जब लाइबिलिटी बढ़ाओगे तो रिजर्व से ही तो पैसा निकालोगे, तुमने रिजर्व बनाया क्यों था, इसी लाइबिलिटी के लिए, तो तुम्हारा हाँ ये कम हो जाएगा, बचा ये 3,000। 3,000 बचा, ठीक है। चलो पहले ये काम कर दिया, अब कर पता दो। चला ये कंपनी है, हमारी कंपनी को खरीद रही है, तो ये हाँ लाइबिलिटी भी तो उसी को ट्रांसफर कर दोगे ना तुम। हाँ जब करेगा लाइबिलिटी ट्रांसफर। ट्रांसफर करोगे तो बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। हाँ तो होगा। तुमको यहाँ पे जो एंट्री किया है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसकी जगह क्या लिखना चाहिए था, वर्कमैन कंपनसेशन पेबल अकाउंट। पेबल। हाँ पेबल अकाउंट होना चाहिए क्यों था। नहीं लिखा, क्योंकि हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट में वो अकाउंट बना नहीं रखा, या तो पहले वो अकाउंट बनाते फिर ट्रांसफर करते, तो क्या फायदा, पहले तुम ये एंट्री करते। देखो, योर फर्स्ट एंट्री WCR टू WCP 5,000, 5,000 हाँ। फिर ये WCP तुम किसको दे देते, ये हम रियलाइजेशन में डाल देता। तो नेट एंट्री क्या बनेगा, तो मेरा WCR2 रियलाइजेशन बनेगा नेट एंट्री। वही तो क्या ना ऊपर में, अच्छा। और वो जो 3,000 बचा वो तो शेयर होल्डर को चला जाएगा। वो तो शेयर होल्डर को चला जाएगा, इसीलिए तो लास्ट एंट्री में शेयर होल्डर को ट्रांसफर किया हमने। होल्डर। हाँ समझ गया। और बाद में शेयर होल्डर को जो जो तुम्हें ट्रांसफरी कंपनी से मिला है दे दो, सारा अकाउंट क्लोज हो चुका होगा, क्रॉस चेक करना चाहोगे तो कर लेना। जैसे 160 के बाद भी 55,500 बच रहा था तो फिर कैश में मैं वेट ही कर रहा था कोई पूछे क्या मेरे को यहाँ पे, वरना आंख बंद करके बस छाप लो। अरुण भैया ये जो आप लास्ट में 555 प्लस किया है ना, ये रियलाइजेशन का जो डेबिट क्रेडिट का बैलेंस है वो प्लस किया है ना। बिल्कुल नहीं, तो रियलाइजेशन में कौन सा बाबा, अरे भाई बिजनेस में जो कैश बच गया
वो हाँ कैश भी किसके पास जाएगा? इक्विटी मालिक के वालों के पास। पास जाएगा ना। देखो तुम्हारे पास ट्रांसफरी कंपनी ने कितना कैश दिया तुम्हें? 2 लाख। ट्रांसफरी कंपनी ने इक्विटी के लिए तो 160 ही दिया था और हाँ बाकी 40,000 प्रेफरेंस वालों को दिया था। तो हाँ जब तुम एंट्री कर रहे हो, एंट्री जब कर रहे हो तो कैश इक्विटी वालों को 160 तो उधर से आया है। आया, फिर ठीक है। अभी तो चेक करो कैश बैलेंस। हाँ क्या 70,000 तुम्हारा बाकी है। कैश ट्रांसफरी कंपनी लेके जा रहा है क्या? तो नहीं तुम्हारा लेके जो जा रहा कैश है। अकाउंट है वो तो ओपन है, तो उसका प्लस माइनस करके चेक तो करो तुम्हारे बिजनेस में फाइनल कैश कितना बच रहा है। अरे बैलेंस शीट में कैश कितना था? 70,000। ठीक है, 70,000 था। 2 लाख इससे आया, प्लस 2 लाख हो गया, देन 12,500 लिक्विडेशन खर्चा में चला गया। हाँ ठीक है, 12,500 चला गया, माइनस कर देते हैं, फिर 10,000 वापस आ गया, ऐड हो गया। देन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे कर दिया 12,000 का, वो चला गया। 40,000 तुमने किसको दे दिया? प्रेफरेंस वालों को। तो बचा कितना हाँ कैश? 2,15,500। वही तो तुम टोटल दे रहे हो इक्विटी वालों को। समझ गया। और भैया जैसे क्या बोलता है, ये जो रियलाइजेशन एक जगह डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, जो रियलाइजेशन का नेट सारा एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अपने बुक्स में लेके आएगा। पहले परचेज कंसिडरेशन से बिजनेस खरीदने का एंट्री करेगा वो। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड लिमिटेड, और जो जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज जिस वैल्यू पे लेके आ रहा है एग्रीड वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। हाँ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। थर्ड एंट्री में क्या करते हैं? पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट का एंट्री आप लोग बताओ। लिक्विडेटर ऑफ जेड लिमिटेड या फिर जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट 17,20,000 टू डाउट में तुक्का मारता है। अबे प्रेफरेंस शेयर तो फेस वैल्यू में इशू किया है, लेकिन इक्विटी शेयर आपने प्रीमियम पे इशू किया था 140 रुपए में, तो 40 रुपए तुम्हारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। तुक्का मारता है। ये 2 एंट्री हो गया। हम लोग तो बिजनेस परचेज डेबिट क्यों किया? किधर? ये फर्स्ट सेकंड एंट्री में। तभी तो बिजनेस परचेज अकाउंट क्लोज होगा ना। पहले तुमने ऐसे ही रैंडमली डेबिट कर दिया, इसके बदले में क्या क्या आया, तभी तो ये क्लोज होके तुम्हारा गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ रहा है ना। This plus minus this will be this. अब यहाँ पे ऐसे मत लिख देना 29% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। अरे भाई वो अपने कंपनी में ऐसा थोड़ी लिखेगा, वो तो नॉर्मल कैपिटल को ही डेबिट क्रेडिट करेगा। हाँ तो इतना ऑब्वियस से बोला लेकिन गलती हो जाता है। ये चीज पता था कि एटलीस्ट वो नाम तो मेंशन नहीं करेगा। गलतियां हो जाती है। हाँ। थर्ड एंट्री में डाउट। उसने 2 लाख का कैश दिया, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जितना दिया वो तो फेस वैल्यू पे ही दिया था। इक्विटी शेयर कैपिटल उसने क्या किया था? प्रीमियम में दिया था, तो प्रीमियम पार्ट अलग करना पड़ेगा, वो अपने बुक्स में फेस वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करेगा।
पॉइंट नंबर 1 में डिबेंचर्स को पेमेंट करने का बात किया गया है। अब जो परचेज कंसिडरेशन निकालते हैं उसका दिखाने का तरीका दिखाओ। 7 में हाँ, पहले एज एट दैट डेट ऑफ एमालगमेशन वाज एज अंडर, दोनों का बैलेंस शीट दिया हुआ है कि दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एलके लिमिटेड। के लिमिटेड खत्म हो जाएगा, एल लिमिटेड खत्म हो जाएगा, एक नया कंपनी बनेगा एलके लिमिटेड। अब आगे देखो, अब ये जो एलके लिमिटेड बन रही है इन द नेचर ऑफ मर्जर है या परचेज है? परचेज है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे बोला इश्यू ऑफ 5 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 20 ईच एट द रेट 18 पेड अप एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर, यानी एक के बदले में 5, यानी इक्विटी के बदले इक्विटी, प्रेफरेंस के बदले प्रेफरेंस, नंबर्स अलग है। और आगे चल के कहीं कैश का भी बात किया है क्या? तो पहला ऐसा सेम लैंग्वेज का एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया था, अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी इशूड निकालने के लिए। ये 18 में 4 ऐड होगा या 20 में 4 ऐड होगा? 18 में 4 ऐड होगा प्रीमियम, ठीक है, 22 हो जाएगा वो। बट वैसे तो है तो 20 के ऊपर है ना, क्या चीज? 18 प्लस 4 22। Issue of 6 equity shares of 20 each in LK Limited at the rate 18 paid up at a premium of 4 held in both the company. In addition, necessary cash should be paid to the equity shareholder of both the companies as is required to adjust the right of shareholders of both the companies in accordance with the intrinsic value of the shares of both the companies. यानी इसका मतलब ये हो गया amalgamation in the nature of परचेज, एमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। अब एक चीज समझो, हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को कितना दे रहे हैं? एक के बदले में 5 प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं के लिमिटेड में? 4000 प्रेफरेंस शेयर्स है, एक के बदले में 5 इंटू 5, वैल्यू 20, तो कितना वैल्यू हो गया? 4,40,000 का तो प्रेफरेंस शेयर्स मिलेगा, राइट। सिमिलरली हम लोग क्या करेगा, एल लिमिटेड का निकाल लेगा। एल लिमिटेड के कितने हैं? कितना? इतना रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स मिल रहा है, ठीक है। सिमिलरली इक्विटी के लिए क्या बोला, यानी मैं इधर लिख दूं क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ एलके लिमिटेड, इसको मिल रहा है 4,40,000 का और इसको 3,30,000 का, ये तो प्रेफरेंस शेयर मिल रहा है। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ एलके लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स ऑफ एलके लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एलके एंड इक्विटी शेयर्स ऑफ एलके। इक्विटी शेयर्स कितने मिले? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 8,000 एंड 3,000। अब क्या बोल रहा है, कितने के बदले में कितना देगा? एक के बदले में 6, तो 8,000 इंटू 6, 48,000 इंटू 22, यानी 10,56,000 रुपीज का इक्विटी शेयर्स। और इधर एक तो ये हो गया, और क्या दे रहा है? कैश भी दे रहा है। तो कैश निकालना पड़ेगा ना, कितना दे रहा है, कैसे निकाले? नेट एसेट्स करके। अब नेट एसेट्स क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज चेंज हो रहा है वो चेंज कर लेंगे। Assets and liabilities are to be taken at book values, inventories and trade receivables for which provision at the rate 2% and 2.5% to be raised। यानी एक तरह से हम लोग अलग से एक प्रोविजन यानी लाइबिलिटी बढ़ जाएगा। तो जब तुम नेट एसेट्स निकाल रहे हो तो तुम्हारा नेट एसेट्स कितना आ रहा है? के लिमिटेड का नेट एसेट्स कितना आ रहा है? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज करके कितना आ रहा है? 15,60,000। और एल लिमिटेड का ये सबका आया क्या?
जो पॉइंट दिया है ना आपका लास्ट में कि क्या बोलते हैं 20,000 द ट्रेड रिसीवेबल ऑफ के लिमिटेड इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम एल लिमिटेड, तो क्या बोलते म्यूचुअल हैं। ओइंग्स है वो। हाँ तो वही तो, ये माइनस हो जाएगा ना। हाँ ये माइनस हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल में 275,000 है, टू लैख हाँ 75। तो जो प्रोविजन बनेगा वो पहले तो ये माइनस करेगा फिर प्रोविजन बनेगा ना। अरे भाई ये तो के और एल के बीच का ट्रांजेक्शन है, एल के लिमिटेड का ट्रांजेक्शन थोड़ी ना है। जब एल के लिमिटेड अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा तब एलिमिनेट करेगा ना म्यूचुअल ओइंग्स बोल के नहीं थोड़ी ना समझा एल ये में जा तो। रहा है या एल थोड़ी ना के में जा रहा है। नहीं, अलग ही एंटिटी फॉर्म हो रहा है दोनों मिलके। हाँ तो उस अलग एंटिटी जब इन दोनों को लेके आ जाएगा तो उसको लगेगा कि के से पैसा लेना है, एल को पैसा देना है, हाँ, तब वो म्यूचुअल ओइंग्स बोल के कैंसिल करेगा, क्योंकि के भी अब उसी का कंपनी और एल भी उसी का कंपनी हुआ। और फिर ये जो प्रोविजन बना रहे हैं हम लोग, ये प्रोविजन में तो ये 20,000 का भी प्रोविजन होगा, तो वो माइनस हो हाँ जाएगा क्या। हाँ। अच्छा। तो टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स तुम्हारे कितने, 2,75,000 इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड, उसका प्रोविजन कितना बनाना है, यानी 6,875। क्लियर है। तो आपने ये किया होगा। उसको अगर डायरेक्ट इन्वेंटरी में से लेस 2% नो 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 नो, फिर तुम्हारी जर्नल एंट्री जब तुम करोगी ना तब तुम वहां पे कुछ ब्लंडर कर दोगी। डायरेक्ट करने से आंसर करेक्ट आता है, प्रॉब्लम नहीं है। जर्नल करने के टाइम याद रखना आप ग्रॉस वैल्यू को रिकॉर्ड करते हो, नहीं तो वहां नेट वैल्यू रिकॉर्ड कर लिया तो तुम्हारे बुक्स में तो पहले से ट्रेड रिसीवेबल्स कम दिखेंगे, यानी तुमने ये मान लिया कि डूब ही चुके हैं। तो यानी कैश में जो पे करना है के लिमिटेड को 64,000 और एल लिमिटेड को 64,000, इसमें कोई प्रॉब्लम आज के लिए धीरे धीरे धीरे। हाँ तेजस नहीं बनाया, आपसे रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है, प्रिपेयर लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ के लिमिटेड एंड एल लिमिटेड टू क्लोज देयर बुक्स। तो आप क्या कर सकते हो, दोनों का बुक्स एक साथ ही बना सकते हो, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, दो कॉलम बना दो, एक के लिमिटेड का और एक एल लिमिटेड का, और सारा का सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू ट्रांसफर कर दो। जो चीज आपने जर्नल में किया वो चीज अब डायरेक्टली लेजर के थ्रू करना है आपको। मतलब कोई भी अकाउंट बनाए 2 कॉलम डाल देना। हाँ कोई भी अकाउंट बनाओ आप 2 कॉलम डाल दो उसमें। तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, एट बुक वैल्यू सारा का सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर करो। यहां पे किसी को डाउट है कि कैश वाला वैल्यू कैसे निकाला तो पूछ लो। यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जर्नल किया था बुक्स क्लोज करने के लिए, यहाँ पे सारा लेजर्स बनाना है। क्या क्या लेजर बन जाएगा, एक बन जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनेगा एलके लिमिटेड का अकाउंट क्योंकि हम लोग ड्यू करते हैं ना उसको, फिर एक बनेगा तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एक इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। कैश बैंक यदि कुछ कैश लेके जा रहा है ना, वो कैश तो लेके जा रहा है तो वो अकाउंट बनेगा ही नहीं। आपका बनेगा रियलाइजेशन, एलके लिमिटेड, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि पहले आप ड्यू एंट्री करते हो उससे इक्विटी और रिजर्व सारे बंद हो जाएंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट का भी तो एंट्री होता है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। मैं नहीं दिखा रहा, ड्राफ्टिंग करो सेल्फ, कुछ छोड़ थोड़ी ना रहा है। तो कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स सब डाल दो उसमें एट बुक वैल्यू। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स,
फिर क्रेडिट साइड में सारा का सारा लाइबिलिटीज डाल दो। लाइबिलिटीज में क्या क्या है? ट्रेड पेबल्स है, 5% डिबेंचर्स है, सिक्योर्ड लोन है, सब कुछ डाल दो उधर। वो इसका प्रोविजन क्या आएगा ना, इन्वेंट्री और इसका? क्या चीज? इन्वेंट्री और ट्रेड रियलाइजेशन में क्यों आएगा? क्या उसके बुक्स में प्रोविजन है क्या? जो कंपनी खरीद रहा है वो अपने बुक्स में प्रोविजन बनाएगा। अरे हम इंट्रिंसिक वैल्यू तो जो बायर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं ना। अभी मैंने क्या बोला, सारा एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट बुक वैल्यू, तो जो बुक्स में है ही नहीं उसको ट्रांसफर कैसे करोगे? अरे देखो बाबा, पहले सारा एसेट्स ट्रांसफर कर दो, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, गुडविल, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सारा आ गया रियलाइजेशन में। क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज आ जाएगा, 5% डिबेंचर, सिक्योर्ड लोन, ट्रेड पेबल्स, ये कर दिया। फिर परचेज कंसिडरेशन ड्यू करते हैं अपन, एल के लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ जाएगा बाई एल के लिमिटेड। ये हो गया परचेज कंसिडरेशन। अगर इक्विटी शेयर को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर दो तो पीएनएल नहीं जाएगा? हाँ, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर दो पीएनएल? क्यों? तो जो मतलब इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में है तो 3,71,375 एक्स्ट्रा आ रहा है। एक्स्ट्रा कैसे आ रहा है? एक्स्ट्रा क्या चीज का आ रहा है? मतलब क्रेडिट में ये 3,71,375। कुछ बचना तो नहीं चाहिए। चलो एक बार देखते हैं। पहले एक चीज समझो, यहाँ पे ये एसेट्स ट्रांसफर करी, इसमें दिक्कत है क्या? छोड़ देना इस अकाउंट को, ठीक है? इसका एंट्री में समझा दूंगा, ये भी छोड़ देना। हाँ, बाकी समझ में ये समझ गया? हाँ ये समझ गए? हाँ ये ड्यू एंट्री समझ गए? हाँ ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते थे, वो पेमेंट करता था हमें, तो जो वो पेमेंट करता था डेबिट टू एलके लिमिटेड, तो ये इसका पोस्टिंग होगा ना। पहले पहले आपने परचेज कंसिडरेशन ड्यू किया तो एंट्री क्या हुआ, एलके लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में आ गया बाय एलके लिमिटेड, एलके लिमिटेड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन, ठीक है? अब जो वो पे करेगा हम एंट्री क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स इन एलके लिमिटेड अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर्स इन एलके लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू एलके लिमिटेड, तो एलके लिमिटेड में लिखेंगे बाय प्रेफरेंस शेयर्स इन एलके, बाय इक्विटी शेयर्स इन एलके, बाय कैश, तो एलके लिमिटेड अकाउंट क्लोज। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जितना भी अमाउंट बनता है वो कहां चला जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो ज्यादा पे कर रहे हैं ना, ज्यादा पे कर रहे हैं, तो एंट्री क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, राइट? तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर आएगा ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो रियलाइजेशन डेबिट के तो उसके डेबिट में आएगा ना, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और कैपिटल पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ट्रांसफर कर दिया। अरे आपकी जर्नल की लेजर पोस्टिंग भूल गए क्या? यहां तक समझ में आया क्या? ये वाला पार्ट और ये पार्ट यहां तक समझ में आ रहा है क्या? अरे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो भी ओपनिंग बैलेंस था वो हमने कहां ट्रांसफर कर दिया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं वो तो रियलाइजेशन के थ्रू ही आएगा, तो वो आ गया। क्लियर है? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट क्या बनेगा, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाय रियलाइजेशन, बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बाय रियलाइजेशन, रिटर्न में उनको हम क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इन एलके लिमिटेड, तो जब उनको देंगे तो एंट्री क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स इन एलके लिमिटेड, तो टू प्रेफरेंस शेयर्स इन एलके लिमिटेड। यहां तक बन पा रहा है क्या आप लोग से?
पहले पोस्टिंग है तो करना है। तो वही तो करना था, मैंने कहाँ कुछ बोला कुछ और करना था। एक बार ऊपर करिए ना। लॉस का क्या सीन है? अरे भाई रियलाइजेशन का जो भी फाइनल बैलेंस होता है वो किसके पास जाता है? शेयर इक्विटी शेयर होल्डर के पास। तो वो ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि रियलाइजेशन डेबिट क्रेडिट माइनस करने के बाद डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब लॉस। रियलाइजेशन इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट, मतलब बेसिकली बैलेंसिंग फिगर है ना। बैलेंसिंग फिगर है, तो वो लॉस इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर हो जाएगा, तो रियलाइजेशन क्लोज हो गया मेरा। कैसे बेशरम होती हो, अभी जर्नल किया लेकिन लेजर पोस्टिंग में फटा पड़ा है। कौन सा सारा करो? बाबा रियलाइजेशन क्लियर है? बना क्यों नहीं एक बार में? कुछ लोग तो बार बार सॉल्यूशन देख रहे थे। जो जर्नल था उसका पोस्टिंग करना था बेसिक। खाली वो लॉस वाला में वो प्रॉब्लम होता है, पर बाकी तो posting बैलेंसिंग आपको फिगर पता है। रियलाइजेशन का क्या होगा? जब लास्ट क्वेश्चन में प्रॉफिट निकला था तो ट्रांसफर किया था ना इक्विटी शेयर होल्डर में, तो वही हुआ। रियलाइजेशन क्लियर है? एल के लिमिटेड अकाउंट, एल के, हाँ परचेज कंसिडरेशन डाला, फिर जो जो उससे आया वो अकाउंट क्लोज हो गया। देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी था फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर होल्डर में चला गया, और जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं उसका एंट्री होता है रियलाइजेशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एल के लिमिटेड से जो मिला था वो दे दिया हमने टू प्रेफरेंस शेयर्स इन एल के लिमिटेड, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट भी क्लोज। यहां तक बन गया क्या? सिमिलरली इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, फिर जितने भी रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो भी इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो फाइनल जो भी बैलेंस है वो कहां चला जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। अरे सारे लेजर्स क्लोज करने हैं ना। इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट जर्नल एंट्री से भी समझ लो, नहीं समझ में आया तो। फिलहाल अभी हम लोग अपना प्रैक्टिस के लिए जर्नल का थ्रू करके कर ही सकते हैं ना। कर सकते हो, कोई दिक्कत एग्जाम नहीं में है। तो एग्जाम में ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक ही चीज लेकिन पूछेगा। फिलहाल प्रैक्टिस क्योंकि रिटेन नहीं रह रहा है। हाँ कोई हाँ, दिक्कत तो नहीं है। पहले कर लेते फिर उसके बाद देख के हाँ कोई posting कर दिक्कत देंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर हो गया तो इक्विटी शेयर होल्डर में क्या क्या आया? एक तो ये बैलेंसेस, ये आ गया, ठीक है। रियलाइजेशन का लॉस, इतना पैसा उनको देना है, उसमें से लॉस का लेना भी तो है, तो रियलाइजेशन का लॉस कट गया। बाकी बचा हुआ जो हमें मिला है उनसे वो हमने इनको दे दिया, तो लेजर क्लोज हो गया। इतना ही तो था, यही क्वेश्चन था। पता नहीं क्या सोच रहे थे कि क्या आ गया है। ऐसा तो कुछ डरावना आया भी नहीं इस क्वेश्चन में। कुछ डरावना था क्या?
आज और कल वाला प्रॉपर्ली रिवाइज करके आना नेक्स्ट क्लास। क्लियर है? That's all for today. Thank you.